नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो देखिए जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उन लोगों की सहूलियत के लिए हमारे द्वारा प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है। वो है आपका उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन। ठीक है, अराउंड यहाँ पे देखिए 65+ वीडियो हो चुकी है वहाँ पे, जिसमें केवल नए क्वेश्चन समझाए गए हैं उत्तराखंड से संबंधित, जो कि आने वाले जो भी आपके एक दिवसीय पेपर होने वाले हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं सब आपके ही नॉलेजेबल होती हैं और आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि जिन जो भी आज का ये सीरीज़ रखी है उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं, बिल्कुल नए, इस बार अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों को अपना कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितना स्कोर अर्न किया। ठीक है, तो आपने नीचे इसको अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना स्कोर शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के हम पहले इस वीडियो की ओर को। देखिए आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए आपका, पुगाड़ी कर लिया जाता था। देखिए जो आपका पुगाड़ी कर है ये इंपॉर्टेंट कर है, देखिए तो इसको आपको याद रखना है। जो पुगाड़ी कर लिया जाता था तो किसके द्वारा लिया जाता था, क्यों लिया जाता था, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका जो पुगाड़ी कर है वो लिया जाता था आपका गोरखों के द्वारा। गोरखों के द्वारा किस लिए लिया जाता था, देखिए ये भूमि कर होता था एक हिसाब से। ठीक है, भूमि कर होता था ये, और लिया जाता था आपका गोरखों के द्वारा। इसी टाइप से देखिए आपका एक पवार वंश में भी पवार राजाओं के द्वारा भी कर लिया जाता था, जो भूमि कृषि भूमि या भूस्वामियों के द्वारा के लिए लिया जाता था, उसका नाम था आपका सिरतान। ठीक है, तो ये दो जो कर हैं इनको आप याद रखिएगा। सिरतान जो कर था वो पवार वंश जो पवार राजा थे उनके द्वारा कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर था आपका सिरतान का। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। बाकी मैंने पुगाड़ी जो कर है वो आपको बता दिया है। जो पुगाड़ी कर है ये आपका गोरखों द्वारा लिया जाता था, ये भी एक आपका भूमि कर था। ठीक है, तो इन चीजों का याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पिथौरागढ़ जिले के किस स्थान को हरिद्वार के समान माना जाता है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है कि जो आपका हरिद्वार जिला है उसके कौन सा वो स्थान है जिसको हरिद्वार के समान माना जाता है, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो देखिए वो है आपका छिपला केदार। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा छिपला केदार के बारे में, और जो लोग पिथौरागढ़ रहते हैं उनके द्वारा ये देखा भी गया होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए ये छिपला केदार है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आप सभी लोगों को पिथौरागढ़ जनपद बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ जनपद के बारे में बता देता हूँ। देखिए यह है आपका पिथौरागढ़ जनपद, हमारे उत्तराखंड राज्य का पूर्वी जिला कहलाता है। ठीक है, अगर इसकी जिले बनने की बात करी जाए देखिए तो यह बना था आपका 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया था। अल्मोड़ा में था पहले ये, उसके बाद अल्मोड़ा से अलग करके इसको पृथक करके इसको जिला बनाया गया। उसके बाद देखिए एक चीज़ और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका जो पिथौरागढ़ और चमोली जनपद यहाँ इस साइड में, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत टच करता है आपका चमोली में, तो यहाँ पे आपका नंदकोट पर्वत और गुन्नी पर्वत है जो कि आपका स्थित है आपका पिथौरागढ़ और चमोली दोनों की सीमा पे स्थित है। ठीक है ना, उसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ बताया था आपको, क्या, सिमलगढ़ का किला। ठीक है, देखिए जो सिमलगढ़ का किला है वो भी आपका पिथौरागढ़ में ही है। सिमलगढ़ का जो किला है, ठीक है, वो भी आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ पे ही स्थित है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा आप, इसको बनाया तो था किसने, गोरखों के द्वारा। ठीक है, इसको भी किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका गोरखों के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, गोरखों के द्वारा बनाया गया था आपका सिमलगढ़ का किला। और इसको देखिए अंग्रेजों ने इसको एक नाम दिया था जिसको कहा जाता है लंदन फोर्ट। ठीक है, लंदन फोर्ट का कहते थे अंग्रेज इसको, और इसको वैसे कहा क्या जाता है स्थानीय भाषा में, सिमलगढ़ का किला और लंदन फोर्ट दोनों एक ही चीज़ है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बार बार रिपीट करने का एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को आपके माइंड पे छप जाए, इसीलिए एक दो क्वेश्चनों को 2 बार या जो इंपॉर्टेंट है उसको 3 बार मैं वहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको समझ जाना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इन जो भी ये क्वेश्चन है अगर वो ये क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ पेन और पेपर लेके आप बैठिए, और जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है तो उसको नोट डाउन करता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कोतवाल सिंह नेगी को किसने पौड़ी के कोतवाल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो आपका कोतवाल सिंह नेगी हैं इनको पौड़ी की कोतवाल की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए ये है आपके स्वामी सत्यदेव
ठीक है, देखिए आपके ये है आपके स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, परिव्राजक, इनका नाम है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। तो इनके द्वारा ही देखिए आपको कोतवाल सिंह नेगी थी, इनको पौड़ी के कोतवाल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगर बात करें देखिए कोतवाल सिंह नेगी की, देखिए जो आपका कोतवाल सिंह नेगी है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो भी हुआ था आपका पौड़ी जनपद में, ठीक है, पौड़ी में ही हुआ था। और देखिए जो आपका कोतवाल सिंह नेगी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा हिलमैन, ठीक है, क्या हिलमैन लिखा नहीं जा रहा इसमें, हिलमैन, ठीक है, देखिए हिलमैन नामक जो पत्रिका है इन्हीं के द्वारा निकाली गई थी कोतवाल सिंह नेगी के द्वारा, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाइएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से हम यहाँ पे वीडियोज़ बनाते हैं, तो आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है। अपने कमेंट पर रिव्यू भी दीजिएगा, कल की वीडियो में मैंने देखा बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को, और हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी देखिए इसके जो टाइमिंग बता दिया मैंने, 7 बजे से लेके 7 बजे के अराउंड यहाँ पे हमारी वीडियोस आ जाएगी। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि शाम को हमें 7 बजे के आसपास जो भी वीडियोज़ आएगी हमारी, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, हरिकृष्ण उप्रेती व हीरामणि बडोला किस आंदोलन में शहीद हुए थे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कौन सा आंदोलन था, देघाट आंदोलन, ठीक है। तो देघाट जो आंदोलन हो रहा था उसमें आपके हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि जो बडोनी है वो इसमें इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। देखिए वो हुआ क्या था, ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए 19 अगस्त 1942 में, ठीक है, याद रखिएगा डेट को, 19 अगस्त 1942 में रानीखेत के जो उस टाइम पे एसडीएम थे उनका नाम था आपका जॉनसन, ठीक है। तो उस टाइम के एसडीएम थे वहाँ पे, तो उन जॉनसन ने क्या किया था, देघाट पे यहाँ पे एक सभा चल रही थी उस टाइम पे, तो ठीक है, तो उस सभा में इन्होंने क्या करवा दिया थे, गोली चलवा दी थी। तो गोली चलाने के कारण यहाँ पे हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि जो बडोला है उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो देखिए आपका जो देघाट है, आप कहेंगे कि देघाट तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, जो कुमाऊं में रहते हैं उन लोगों ने तो अक्सर ये देघाट नाम सुना होगा। तो देखिए जो आपका देघाट है वो अल्मोड़ा जिले के ही अंतर्गत आता है, और ये आपका रानीखेत मार्ग पर स्थित है आपका देघाट, ठीक है। अगर बात करें इसके देघाट की, तो ये इसको आप याद रखिएगा, ये रानीखेत के ही पास है, यहाँ पे अल्मोड़ा मुख्यालय के अंतर्गत आता है ये देघाट, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, समाशाही बागान का निर्माण किस पवार शासक के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका ये कि जो आपका समाशाही जो बागान है उसका निर्माण किस पवार वंशी शासक के द्वारा किया गया था। तो इनका नाम था आपका श्याम शाह, ठीक है, श्याम शाह थे, इनके द्वारा ही आपका समाशाही बागान का जो निर्माण किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए श्याम शाह की। देखिए श्याम शाह जो थे आपको, इनको पवार वंश का तुगलक भी कहा जाता था, ठीक है, तुगलक कहा जाता था इनको पवार वंश का, ठीक है, याद रखिएगा। पवार वंश का तुगलक कहा जाता था आपका श्याम शाह को। अगर वहीं पर बात कर दी जाए चंद वंश का जो तुगलक कहा था, उसको वो किसे कहा जाता था, चंद वंश का तुगलक, तो वो कहा जाता था आपका देवी चंद, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो ये सारे कंफ्यूजन मैं आप सभी के लिए क्लियर कर देता हूं हर एक वीडियो पे, हर एक क्वेश्चन पे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल में पवार वंश का तुगलक किसको कहा जाता था, पवार वंश से संबंधित ऐसा कौन सा राजा था जिसको गढ़वाल का तुगलक कहा जाता था, तो याद रखना है उसको वो कहा जाता था आपको श्याम शाह को। और अगर चंद वंश की बात आए तो उसको याद रखिएगा, वो था आपका देवी चंद, ठीक है। तो दो तीन चीजें इनको आपको याद रखनी है, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, बनकोट नामक स्थान से किस वर्ष 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में, तो इसको याद रखना है आपका, वो है आपका 1989, ठीक है। 1989 में देखिए बनकोट, जो कि आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़, देखिए जो आपका बनकोट है ना, ये आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर दोनों को बीच में पड़ता है। मतलब अगर इसको पूछा जाए कि बनकोट किस जिले में आता है, तो वो आपका पिथौरागढ़ जिले में ही आएगा, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे बागेश्वर के होंगे, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो वो लोग सोच सकते हैं कि यार बागेश्वर यहीं पे तो है, आपका बनकोट तो यहीं पे है, तो शायद बागेश्वर जनपद में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका बनकोट है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद में आता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, चुलेरा सीम की गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है। एक नया गुफा है जो कि मैं आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ, चुलेरा सीम की गुफा। देखिए यूके ट्रिपल एससी जो होता है, अगर आप कहीं पे नया नाम पढ़ रहे हैं तो उसके आने के जो चांसेस है यूके ट्रिपल एससी में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका यूके ट्रिपल एससी है वो ऐसे नए क्वेश्चन
उसकी पता नहीं क्या एक मेंटेलिटी बनी कि बिल्कुल नए क्वेश्चन पूछता है। तो आपका यहाँ पे डीप और स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा कराई जाती है। बिल्कुल नए क्वेश्चन लेके आता है ताकि आप सभी लोगों को याद रहें। तो याद रखिएगा, देखिए चुलेरा सीम की जो गुफा है वो कहाँ पे है, वो है आपकी अल्मोड़ा जनपद में स्थित। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चुलेरा सीम की जो गुफा है ये आपके चौखुटिया के पास पर है। ठीक है, चौखुटिया के पास, यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया चौखुटिया अल्मोड़ा से यहीं पे देखिए चौखुटिया के ही पास में आपका तड़ाक ताल है, जहाँ से 5 सुरंगें निकली हैं पानी के निकास के लिए। ठीक है, पानी के निकास के लिए यहाँ पे 6 सुरंगें निकल गई यहाँ तो, अच्छा ठीक है 5, देखिए 5 सुरंगें निकली हुई हैं। ठीक है, 5 सुरंगें निकली हुई हैं वहाँ पे पानी के निकास के लिए। और इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका कहाँ पे, चौखुटिया के पास में तड़ाक ताल है, वहाँ पे तड़ाक ताल आपका चौखुटिया के पास ही में है। और जो अल्मोड़ा से चौखुटिया की दूरी है वो लगभग आपके 90 से 95 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। चौखुटिया से अल्मोड़ा से आता अल्मोड़ा के ही अंतर्गत है चौखुटिया। ठीक है, वहाँ पे देखिए आपका जो चुलेरा सीम की जो गुफा है वहाँ पे क्या बना हुआ है, शिवलिंग की आकृति के आकार की बनी हुई है ये गुफा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था आपका चुलेरा सीम की गुफा, यहाँ पे 2008 के आसपास में क्या हो चुका है, यहाँ पे शोध कार्य भी हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद की। देखिए अल्मोड़ा जनपद ये है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने हर वीडियोस पे बताते रहता हूँ जनपदों के बारे में, तो इसको भी बताओ। देखिए जो आपका अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे 2 नदियां बहती हैं, एक का नाम है कोसी नदी और एक का नाम है श्याल नदी। कोसी नदी के बारे में देखिए कल के ही वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, तो आज रिपीट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरी कल की वीडियोस देख सकते हैं। ये पार्ट 32 है, आप पार्ट 31 में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कोसी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई हुई है वहाँ पे, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आपका जो अल्मोड़ा जिला है ये आंतरिक जिला है। ठीक है, कुमाऊं का आंतरिक, देखिए कुमाऊं में सिर्फ 2 ही जिले ऐसे जो आंतरिक है, एक है अल्मोड़ा, एक है बागेश्वर। ठीक है, 2 जिले हैं जो कि आंतरिक जिले हैं, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए जो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जो अल्मोड़ा जिला है उसमें आपकी कितनी सीमाएं टच करती है। देखिए 1, 2 बागेश्वर, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा आपका चंपावत, 5वां आपका नैनीताल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 और 6, तो देखिए 6 जो आपके ज़िले हैं वो टच करते हैं। पौड़ी गढ़वाल भी अल्मोड़ा का टच करता है। ठीक है, उसके चमोली टच करता है, बागेश्वर टच करता है, पिथौरागढ़ टच करता है और चंपावत टच करता है, नैनीताल। यानी 6 ज़िले हैं जो अल्मोड़ा जनपद को टच करते हैं। अगर 7 जिलों की बात आए तो वो हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसको देखिए हरिद्वार भी टच कर रहा है, देहरादून कर रहा है, टिहरी कर रहा है, आपका रुद्रप्रयाग कर रहा है, चमोली कर रहा है और अल्मोड़ा कर रहा है और नैनीताल कर रहा है। ठीक है, ये 7 जिले हैं। एक अर्धचंद्र के आकार की आकृति बनती है इसमें जो टच करने की अगर देखा जाए, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा जनपद के बारे में। ठीक है, तो देखिए अल्मोड़ा जनपद मैंने बताया आपको कोसी और श्याल नदी के तट पर, सॉरी कोसी और श्याल नदी यहाँ पे बहती हैं, तट भी कह सकते हैं आप, तट पे स्थित है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे नगर पालिका 1864 में यहाँ पे नगर पालिका गठन किया गया। नगर पालिका गठन के बाद यहाँ पे 1891 में, ठीक है 1891 में इसको क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। ठीक है, और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो अल्मोड़ा है आपका, ये इसको कहा जाता है आपका राजाओं की घाटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि राजाओं की घाटी किसको कहा जाता है, तो याद रखिए जो राजाओं की घाटी है वो कहा जाता है आपका अल्मोड़ा जनपद को। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख्यमंत्री उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश के थे वो थे आपके मुलायम सिंह। ठीक है, वो थे आपके मुलायम सिंह। उस टाइम पे जब उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था, जब वो पृथक हुआ, उस गठन हुआ आपका उत्तराखंड का, तो उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो थे आपके मुलायम सिंह। बात कर लेते, देखिए अब उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते। देखिए जो आपका उत्तराखंड आपका राज्य विधेयक है, ये लोकसभा में किस वर्ष पारित हुआ, तो इसको आप याद रखना है। आपका ये हुआ था आपका 1 अगस्त 2000 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। देखिए जैसे कि आपको पता है, ये जब भी कोई बिल बनता है तो उसके लिए आपको लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ये 3 प्रक्रिया इनसे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो विधेयक बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2000 को यहाँ पे ये जो उत्तरांचल, उस टाइम पे उत्तरांचल बना था, तो उत्तराखंड बोलो आप या उत्तरांचल, देखिए उत्तरांचल जो राज्य विधेयक था वो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद देखिए 10 अगस्त, याद रखिएगा 1-10, तो 10 अगस्त को ये हुआ आपका राज्यसभा में पारित। ठीक है, उसके बाद देखिए उस टाइम पे राष्ट्रपति थे आपके KR नारायण, तो उनके द्वारा 28 अगस्त 2000 को, देखिए 28 अगस्त 2000 को यहाँ पे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी अपने सिग्नेचर के साथ। तो उसके बाद देखिए इसका गठन हुआ उत्तराखंड राज्य का, वो हुआ था आपका 9 नवंबर
2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बना दिया गया, ठीक है। देखिए जब इसका 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था, तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था, उत्तरांचल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो उत्तरांचल नाम था ये था आपका 31 दिसंबर 2006 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक उत्तराखंड राज्य का जो नाम था वो उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 के बाद इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये नाम परिवर्तन हुआ था 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड लागू हो गया था, उससे पहले उत्तरांचल था 31 दिसंबर 2006 तक, ठीक है, 9 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक, याद रखिएगा इसका नाम क्या था, इस राज्य का नाम उत्तरांचल था, अब जो कि अब क्या हो चुका है, उत्तराखंड, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, मनड़ा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पेपर में भी काफ़ी बार आया था, इसीलिए मैंने इसको अपनी इस वीडियो पे रखा हुआ है। देखिए जो आपका मनड़ा बुग्याल है वो है आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। देखिए रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका मनड़ा बुग्याल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको मैप में लिए चलता हूँ। देखिए आपका यह है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो देखिए आपका जो रुद्रप्रयाग है 5 प्रयागों में से एक है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया गया, जो 5 प्रयाग है वो 2 नदियों के संगम में है, जिसमें से अलकनंदा नदी तो कॉमन नदी, यानी कि एक अलकनंदा तो मिलेगी ही मिलेगी कोई भी पंचप्रयाग, लेकिन जो अगली जो दूसरी नदी मिलेगी वो है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है, वो मिलती है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। याद रखिएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम आपका रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। उसके बाद ही देखिए यहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर है रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर, जो 4 धामों में से एक है केदारनाथ मंदिर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो रुद्रप्रयाग है जनपद, उसको महाभारत में इसका जो पौराणिक नाम था वो था आपका रुद्रावर्त इसका नाम था। अगर जिले की बात करें कि इसको कब जिला बनाया गया, तो देखिए आपको जो रुद्रप्रयाग है इसको 18 सितंबर 1997 में, ठीक है, 18 सितंबर 1997 में इसको 18 सितंबर 1997 में इसको जिला बनाया गया रुद्रप्रयाग को, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका केदार इससे पहले मैंने आपको रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बताया था, तो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी माइंड पे क्लिक करी हुई है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये भी अगर इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर जल्द दे सके, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं आपको रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बता रहा था, तो देखिए यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में यहाँ पे क्या है, ऊखी मठ है, ऊखी मठ में ही आपका क्या है, यहाँ पे केदार मंदिर, मैंने आपको केदार मंदिर के बारे में तो बताया, लेकिन उसी टाइम पे माइंड से पॉइंट आउट हो गया था, तो अब बता देता हूँ। देखिए ऊखी मठ में आपका केदार जो समिति है उसी का मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केदार जो समिति उसका मुख्यालय भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो रावल पुजारी होते हैं उनका स्थान भी या फिर आवास कह सकते हैं, वो भी कहाँ पे है, आपका ऊखी मठ और यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बीच में क्लिक होगा तो सोचा आपको बता दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए जो आपको केदार कांठा बुग्याल है वो है आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित आपका केदार कांठा बुग्याल, ठीक है। देखिए जो आपका केदार कांठा बुग्याल है वो अपनी मखमली घास के कारण जाना जाता है, ठीक है। देखिए जो बुग्याल होते हैं वहाँ तो हर जगह बुग्याल में छोटी छोटी घास पाई जाती हैं, लेकिन ये अपनी मखमली घास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। बात कर देते हैं उत्तरकाशी की। देखिए इसको भी आपको मैप के द्वारा समझाता हूँ। देखिए यह है आपका उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद आपका जो आपका राज्य है उसका उत्तरी जिला माना जाता है, ठीक है। जो उत्तरकाशी है जनपद ये आपका देखिए इसके उत्तरकाशी जनपद में ही आपकी कौन सी नदी बहती है, ये आपकी भागीरथी नदी बहती है, ठीक है। इसको एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा। और उस उत्तरकाशी जनपद में एक पर्वत है जिसका नाम आपका वरुणावत पर्वत, ठीक है। वरुणावत पर्वत भी आपका कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। अब बात करी जाए इसको जिला कब बनाया गया। देखिए उत्तरकाशी जो जनपद है उसको 24 फरवरी 1960 को क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। पहले कहाँ पे था, ये टिहरी में ही था, लेकिन टिहरी से हटा के इसको 24 फरवरी 1960 को किस में क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर है आपकी उत्तरकाशी में। अगर यहाँ पे टोटल साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करूँ तो उत्तरकाशी की कुल साक्षरता दर है वो 75.81, ठीक है, 75.81% यहाँ की साक्षरता दर है, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे भाग कर लिया जाता था, ठीक है। तो देखिए जो भाग कर है वो किसके द्वारा लिया जाता था, ये लिया जाता था आपका चंद शासकों के द्वारा लिया जाता था। जो आपका भाग कर था ये आपका घराटों पे लगता था,
ठीक है, घराटों से समझते हैं ना, जहाँ इससे पहले जब आपका, अब तो चक्की आ गई हैं, इससे पहले जब घराट थे नदियों के किनारे या नदियों में बने होते थे, और ये जो पानी के बहाव है उससे चलती थी, और यहाँ पे आपका गेहूं हो गया, मडुआ हो गया, इन धानों की पिसाई करी जाती थी, जो कि आज के टाइम पे विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो हर लोगों ने मशीन रख ली है। इससे पहले जो पुराने टाइम पे अगर आप देखेंगे, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो घराट वो बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो घराट होता क्या था, यहाँ पे पिसाई करी जाती थी अनाजों की, और ये बने होते थे आपके नदियों पे, ठीक है, और नहरों पे बने होते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कत्यूरी शासक काल में द्विवीर शब्द का प्रयोग किया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कत्यूरी शासक काल था उसमें द्विवीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। देखिए जो द्विवीर शब्द का प्रयोग किया जाता था वो वहाँ के लेखकों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए वैसे कत्यूरी जो शासक है इसकी जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम लोक गाथाएं देखें या जागरों में देखें तो इसकी जो कथाएं हैं या जो इसके बारे में है उसके बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। तो देख लेते हैं। देखिए जो आपका कत्यूरी शासक की बात करी जाए तो देखिए अगर इसमें जिया रानी के जो जागर हैं, जिया रानी के जागरों में या जिया रानी के लोक गाथाओं के अनुसार इसमें यह देखा जाता है कि आपका 1398 के आसपास में, ठीक है, 1398 के आसपास में हरिद्वार पे तैमूर जो लंग है उसके द्वारा क्या क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। तो वहीं पर आपका जो कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक माना जाता है, ब्रह्मदेव या वीरमदेव भी कहा जाता है जिसे, तो उसका युद्ध हुआ था तैमूर लंग के साथ, और उसी के युद्ध में ये मारा गया था ब्रह्मदेव या वीरमदेव। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे कत्यूरी वंश फिर अंतिम कगार पे आ गया और उसके बाद ही खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, दरबान सिंह नेगी संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए आपका जो दरबान सिंह नेगी जो संग्रहालय है वो है आपका लैंसडाउन। तो इस चीज को याद रखिएगा, लैंसडाउन में स्थित आपका दरबान सिंह नेगी संग्रहालय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, किस जनपद में पानी का पौराणिक धारा सिपाही धारा स्थित है। देखिए पानी के पौराणिक धारे होते थे उसमें जो सिपाही धारा है, इसको याद रखिएगा, सिपाही धारा आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनपद में सिपाही धारा स्थित है। तो याद रखिएगा जो सिपाही धारा है वो है आपका कहाँ पे, नैनीताल में ही स्थित आपका सिपाही धारा। फांसी गधेरा की बात आए कभी पूछा जा सकता है, फांसी गधेरा कहाँ पे, वो भी आपका नैनीताल में ही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें नैनीताल में है। बात कर लेते हैं नैनीताल जनपद के बारे में। देखिए ये है आपका नैनीताल जनपद। ठीक है, ये जो नैनीताल जनपद है, देखिए इसको झीलों की नगरी भी कहा सकता है और ऋषि सरोवर भी कहा जाता है नैनीताल जनपद को। ठीक है, देखिए अगर इसको अस्तित्व में लाने की, मैं खोज की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अस्तित्व में लाने की बात करूंगा। तो देखिए नैनीताल जनपद को अस्तित्व में लाया था आपको 1841 में पी बैरन के द्वारा। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए आपका जो कुमाऊं मंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इधर को कुमाऊं मंडल है और उधर को गढ़वाल मंडल है। देखिए जो कुमाऊं मंडल है उसमें 6 जिले आते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर। ये 6 जिलों में आपको बताता हूँ कि जो आपके ये 6 जिले हैं, इसमें जो कुमाऊं मंडल है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नैनीताल। इसको कब बनाया गया था मुख्यालय, 1854 में बनाया गया था आपका मुख्यालय। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे खस परिवार कानून पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए जो आपका खस परिवार जो कानून है, यह जो पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक लिखी गई है आपके डॉक्टर LD जोशी जी के द्वारा। ठीक है, LD जोशी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है और आने की चांसेस बन जाते हैं इसके आपके पेपरों में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। जो आपका ये खस परिवार कानून है, यह पुस्तक LD जोशी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, रणजोर सिंह थापा को किस दानवीर ने कर्ण की उपाधि दी। ठीक है, याद रखिएगा जो आपके रणजोर सिंह थापा थे उसको दानवीर कर्ण की उपाधि किसने दी थी, वो दी थी आपकी मौलाराम ने। ठीक है ना, मौलाराम जी के द्वारा दी गई थी इनको दानवीर कर्ण की उपाधि। ठीक है, अगर बात करी जाए मौलाराम जी के बारे में, तो देखिए जो मौलाराम जी के वंशज थे वो 1658 में, ठीक है, दिल्ली से कहाँ आए थे, श्रीनगर पौड़ी पे आए थे। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे 1743 में मौलाराम जी का जन्म हो गया था। ठीक है, और इनके द्वारा देखिए आपका ये एक पुस्तक लिखी गई है जो ब्रज भाषा में है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रसिद्ध है, वो है आपकी गढ़ राजवंश। क्या है, गढ़ राजवंश। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ब्रज भाषा में काफी प्रसिद्ध वाली है, तो इसको याद रखिएगा। गढ़ राजवंश किसके द्वारा लिखी गई है, मौलाराम जी के द्वारा लिखी है। किस भाषा में है पूछा जाए तो वो है आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए आपका जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसको
2003 में, ठीक है, कब? 2003 में इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इन चीजों का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो इस पत्रिका का नाम था हिंदी पत्रबोध, पत्रबोध, ठीक है, हिंदी पत्रबोध का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, जो कि बच्चों के लिए था ये प्रकाशन, ठीक है। इनकी जो ये पत्रिका थी वो नॉर्मली बच्चों के लिए थी। अब बात करते हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। देखिए जो श्रीदेव सुमन है जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था 1916 में, देखिए टिहरी के जौला गाँव पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इनके द्वारा 3 मई, याद रखिएगा, ये जो डेट मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना है आपने, 3 मई 1944 में, ठीक है, 3 मई 1944 में इनके द्वारा भूख हड़ताल करी गई थी। और ये भूख हड़ताल लगभग 28 दिन, यानी कि 28 दिन की ये भूख हड़ताल थी। उसके बाद देखिए इनका 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हो गया था? भूख हड़ताल के कारण ये निधन हो गया था और ये यहाँ पे शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इन चीजों का याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, गौरा देवी के पति का नाम क्या था? ठीक है, काफी बार मैंने ये डाल दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये था आपका मेहरबान सिंह, ठीक है, मेहरबान सिंह था आपका, गौरा देवी के जो पति देव हैं उनके नाम था, ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जो आपका गौरा देवी हैं वो आपके चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला है, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको। इनका जन्म की बात करें तो देखिए 1925 में इनका जन्म हुआ था, टिहरी के लाटा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए इनके साथ हुआ क्या था कि इनकी जब ये 12 वर्ष की थी इनकी शादी कर दी गई थी, ठीक है। 12 वर्ष के बाद देखिए 8 साल बाद ही इनके जो पति है उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और ये विधवा हो गई थी उस टाइम पे। और उसके बाद इन्होंने हमारे जो पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है उनकी उसमें काफी कार्य किया और आंदोलन किए वृक्ष से संबंधित, ठीक है। उसी के साथ जो कि आपका चिपको आंदोलन से भी फेमस हुआ, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग इनको देखिए आपका 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी 4 जुलाई 1991 में इनकी क्या हो जाती है? फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? वो दिया गया था आपका 1986 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर है। अगले क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, कत्यूरी शासक काल में नदी के तटों और घाटों पर नियुक्त अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इनको कहा जाता था आपका नरपति, ठीक है, नरपति कहा जाता था। देखिए कत्यूरी शासक काल में जो तटों और घाटों पर नियुक्त अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था, ठीक है। इनको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए मुगल शासक काल में अकबर ने किसकी खोज के लिए सर्वेक्षण दल भेजा था? ठीक है, तो देखिए आपको जैसे कि पता ही होगा जो आपका अकबर है इनमें 9 रत्न थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे और ये अपने जो किचन था यानी कि जो यहाँ पर इनकी रसोई घर था वहाँ पे किसका प्रयोग करते थे? गंगा जल का, ठीक है, गंगा जल का ही इनका प्रयोग किया जाता था इनकी रसोई में। तो याद रखिएगा इन्होंने जो मुगल शासक काल में अकबर ने किसके लिए सर्वेक्षण दल भेजा था? किसकी खोज के लिए? गंगा के स्रोत के लिए। याद रखिए किसके लिए? गंगा के स्रोत के लिए इनके द्वारा एक सर्वेक्षण दल भेजा गया था, ठीक है। और इनकी जो रसोई थी, अकबर की रसोई थी, मुगल शासक अकबर की रसोई थी, वहां पे गंगा जल का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकालीन में गोपेश्वर में की जाती है? तो याद रखिएगा जो आपके पंच केदार हैं उसमें से आपका जो रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ है, इनकी जो पूजा है वो आपकी शीतकालीन में गोपेश्वर में करी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए आपका रुद्रनाथ की। देखिए जो रुद्रनाथ है वो किस जिले में है? वो है आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। ये देखिए केदार में, पंच केदार में इनका कौन सा स्थान आता है? चतुर्थ केदार का स्थान आता है इनमें, ठीक है। देखिए आपका जो रुद्रनाथ है वो बहुत प्रसिद्ध है, आपके पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। आ सकता है क्वेश्चन की आपका आने वाले टाइम पे कि उत्तराखंड का कौन सा केदार पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जो रुद्रनाथ है वो पितृ तीर्थ के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बात करें चमोली जनपद के बारे में, देखिए चमोली जनपद की जो स्थापना, इनको जिला बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में इनको जिला बनाया गया था इस चमोली जनपद को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर चमोली जनपद के कुल साक्षरता दर की बात करी जाए तो इसकी जो कुल साक्षरता दर है वो 82.65% है, ठीक है। इसको याद रखना है, जिसमें से आपकी जो मेल लिटरेसी रेट है यहाँ का वो है आपका 93.40, ठीक है। ये 40% आपका यहाँ पे लिटरेसी रेट है पुरुष का। और अगर टोटल लिटरेसी रेट की बात आ जाए चमोली जनपद की तो उसको आपको याद रखना है कि 82.65% यहाँ का लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, किस जनजाति के लोग विजयादशमी को पायता या पोयता कहते हैं। ठीक है, कहीं पर पायता मिलता है आपका, किसी किताब में पोयता लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपको बताना है कि किस जनजाति के लोग विजयादशमी को पायता या पोयता कहते हैं। तो आपको याद रखना है। तो इसका नाम, वो जनजाति का नाम है, वो है आपका जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जनजाति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इन जौनसारी जनजाति के ही द्वारा विजयादशमी को पोयता या पायता कहा जाता है। ठीक है, जौनसारी जनजाति हमारे राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है, याद रखना है। राज्य की बात आए तो दूसरी बड़ी जनजाति है, और सबसे बड़ी जनजाति कौन है इसमें, थारू जनजाति, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जौनसारी का नंबर। अगर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए, कि आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल में सबसे ज्यादा आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो उसको याद रखना है, वो है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आपको देखना है, देखिए इसमें जो इनका प्रसिद्ध देवता होते हैं जौनसारी जनजाति के, वो होते हैं आपके महासू देवता। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दीपावली में, जैसे कि थारू जनजाति आपकी दीपावली में कौन सा नृत्य करती है, होली में कौन सा नृत्य करती है थारू जनजाति, वो करती है आपकी खिचड़ी नृत्य। ठीक है, वैसे आपकी जो जौनसारी जनजाति है, वो आपकी दीपावली में कौन सा नृत्य करती है, वो करती है आपकी भैला नृत्य। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में आपका अंतर याद रखने का। खिचड़ी नृत्य करा जाता है आपका थारू जनजाति के द्वारा, भैला नृत्य करा जाता है आपका जौनसारी जनजाति के द्वारा। अंतर यह है कि जो थारू जनजाति है वो खिचड़ी नृत्य होली में करती है, और जौनसारी जो जनजाति है वो भैला नृत्य दीपावली में करती है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है उत्तराखंड के भीष्म पितामह, तो आपको याद रखना है, वो है आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ही यहाँ पे उत्तराखंड का भीष्म पितामह का नाम से जाना जाता है। देखिए मौलाराम की जो चित्रकारी है, उनके जो भी चित्रकारी को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है, वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को ही जाता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए काफ़ी डिटेल करके मैं समझा रहा हूँ, तो आपको प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और उसके साथ साथ अपना स्कोर वहाँ पे पॉइंट आउट करिएगा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। आपके ये सारी चीज़ों करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, और आज के इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारे ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका, देखिए किस चंद शासक ने अजय पाल को पराजित किया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चंद शासक था आपका कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह ने क्या किया था, अजय पाल को पराजित किया हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। अब बात कर लेते हैं देखिए अजय पाल के बारे में। अजय पाल के बारे में भी आपको थोड़ी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए अजय पाल थे, वो आपके गढ़वाल या पवार जो वंश हैं उसके कौन से राजा थे, 37वें नंबर के राजा थे। इन्होंने देखिए 52 गढ़ जो थे वहाँ के, ठीक है, 52 किले कहा सकते हैं, तो उनको अपने बाहुबल के द्वारा ही जीता था। ठीक है, सावरी ग्रंथ में देखिए अजय पाल को वहाँ पे क्या कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो के बाद देखिए कल रोज़ शाम को 7 बजे के आसपास आ जाया करेगी कल से रेगुलर। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें कल को आपका दर्रों के बारे में आने वाला है। उसी के साथ साथ जो किताबें हैं आपकी इंपॉर्टेंट, उनकी 1 लाइनर बनाई जा रही हैं, और वे सभी जल्द ही आपके सामने वीडियो के रूप में आने वाली हैं, ताकि जो आपका एग्जाम है वो आप करेक्ट कर सको। जो आपका सितंबर शेड्यूल्ड है आपका 746 पदों के लिए, आपका कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए शेड्यूल्ड है, उन सभी पेपर को आप शेड्यूल कर सको। तो वो सारी की चीज़ें आपकी जो नई भी किताबें हैं उनकी 1 लाइनर बनाई जा रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अभी से आप सभी लोगों को जो भी आगे आने वाले आगामी जितने भी पेपर हैं आप सभी लोगों के, उन सभी के लिए आपको स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।